हुकूमत पंजाब नैब का भरपूर शिकंजा, अहम तलबियां। बेकायदियों का पलंदा, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर। 480 अरब गर्दिशी कर्जे की अदायगियों पर शुकूक व शुबहात, किसका कितना किरदार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज पाकिस्तान का सब में अहम मसला जो मसला तवानाई का है, इस तवानाई के बुरान पर गुफ्तगू होगी यकीनी तौर पर, और उसमें किसका किरदार कितना रहा इसको हल करने के लिए या इस मसले को क्रिएट करने के लिए। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, जब नैब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आज भी चेयरमैन नैब की स्टेटमेंट या रोज की स्टेटमेंट से सामने नजर आ रहा है कि वो बिला तफरीक बढ़ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड की तरफ, एक एक पैसे का हिसाब या एक एक रुपया रिकवर करने की बात चेयरमैन नैब कर रहे हैं। सूबे पंजाब में स्पेसिफिकली जिस ऑपरेशन का या जिस बात का हम कहते थे कि होना चाहिए, नैब को मुतारिक होना चाहिए, वो हमें अब नजर आता है आज चीमा गिरफ्तारी के बाद। उस तरह से इंकशाफात का सिलसिला जारी है। तो एक और अहम तरीन मामला है जो आज आपके सामने रख रहे हैं, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के तवानाई के बुरान से है। हम देखते हैं कि वजीर आला पंजाब कई बार जब वो मुंतखब नहीं हुए थे, जब भी जलसों में सियासी और होने के बाद भी वो कई बार आकर पावर सेक्टर के मसाइल को हल करने की दावे करते रहे कि इतने माह में हल कर देंगे, इतने माह में हल कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में यह भी कहा गया जी कि वो दिलचस्पी रखते थे कि पावर के मिनिस्टर वो खुद बन जाएं वफाकी काबीना में, लेकिन वो वजीर आला पंजाब बने बाद में, लेकिन उनकी दिलचस्पी इस पूरे 4 या 5 साल के अरसे में इस सेक्टर से मुतल्लिक रही। और ओवरऑल भी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का किरदार कितना था ये हम जानते हैं, क्योंकि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स में जब सर्कुलर डेट के हवाले से सवाल जवाब होता था तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर कहती थी जी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये पेमेंट्स करी या उनके अहकामात हुए। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का किरदार उसमें इंतहाई बहुत नैरो, बहुत कम किरदार था, और उसकी वो खुद इस पर जो है वो तस्लीम करते हुए नजर आए, कन्फेस करते हुए नजर आए कि हमसे नहीं हुई। इस पूरी सूरत हाल में एक अहम तरीन रिपोर्ट है जो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट 480 अरब रुपए सर्कुलर डेट पेमेंट के हवाले से की गई, और इस पेमेंट पर जो सवालात उठाए गए इस स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में वो इंतहाई अहम है। और आज हम इस प्रोग्राम में इससे शुरुआत करते हुए कि नैब क्या इस मामले की तरफ बढ़ेगी और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी, ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक तवानाई के बुरान से है। इस रिपोर्ट में 480 अरब रुपए जब हुकूमत आई थी उसके बाद पेमेंट दी गई, इसमें सवाल हम ये उठाएंगे किसका किरदार कितना था, बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब का किरदार कितना था, ख्वाजा आसिफ या दीगर वज़रा कितना था, लेकिन पंजाब हुकूमत क्या इसमें ड्राइविंग फोर्स थी। स्पेशली इस ऑडिट रिपोर्ट के चंद पैराज आपके सामने रखते चले, जिसमें कहा गया जी कि नॉन एडजस्टमेंट ऑफ लिक्विडेशन डैमेजेस अगेंस्ट क्लेम्स ऑफ IPPs 22 अरब रुपए की निशानदेही इसमें की गई कि पेमेंट इस मद में की गई, जो कि ऑडिट पैराज में कहा गया कि जी गलत हुई है। पेमेंट मेड फॉर आइडल कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट्स 32 अरब रुपए इस मद में पे किए गए, जिस पर IPPs, जिस पर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर निशानदेही जिस मामले की गई। नॉन कैश सेटलमेंट 25 अरब रुपए की ऑफ सर्कुलर डेट, इस बारे की इस अहम तरीन मामले की निशानदेही इस ऑडिट रिपोर्ट में की गई। नॉन कैश सेटलमेंट, इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री, बैकअप ऑफ फ्यूल 2.7 बिलियन रुपीस, ये कहा गया जी कि आपने ये पेमेंट क्यों करी। रीइंबर्समेंट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, और इसके साथ साथ ओपन साइकिल कॉस्ट तकरीबन 263 मिलियन रुपीस, और NTDC की तरफ से एक पेमेंट 85 मिलियन रुपीस की, जो कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी ECC इक्तिसादी कमेटी की इजाजत के बगैर या उसके फैसले के बरखिलाफ दी गई। और इस रिपोर्ट में जब सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया गया तो सेनेट की रिपोर्ट में या सेनेट की सब कमेटी ने इसमें तजवीज़ ये दी, जो आपके सामने हम रखते चलें, कि इसको द कमिटी recommends that since there existed a serious negligence and that inadmissible payments were made without any validation which are totally illegal, nature must be probed in detail by FIA NAB। ये सेनेट की रिपोर्ट है जो आपको दिखा रहे हैं। जब सेनेट में मामला आया, it should be probed by FIA NAB and responsibility be fixed for these payments on the individual ministry and its officials। इन रिकमेंडेशन सेनेट की तरफ से भी आई कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। नैब क्या कर रहा है इस सिलसिले में और इसमें किरदार किसका कितना था, मामला 480 अरब रुपए का है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान साबिक जनाब अख्तर बुलंद राना साहब
इस प्रोग्राम में आ चुके हैं और एक से दो बार में उन्होंने काफ़ी इंकशाफात, बातें, कन्फेशंस भी की हैं अपने किरदार के हवाले से भी। आज फिर साथ मौजूद हैं इस रिपोर्ट के हवाले से, उनसे सवाल जवाब होंगे। मेरे साथ जनाब इस वक्त ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब भी मौजूद है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब साबिक डीजी नायब हैं। अख्तर बुलंद राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका और मुसद्दिक अब्बासी साहब का। बुलंद राना साहब, आपसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा सर, ये जो रिपोर्ट है ये सेनेट में भी गई, ये रिपोर्ट की वजह से आपको शायद हटाया गया या आपको रोका गया काम करने से, जो गालिबन एक तासुर पेश किया जाता है। सर, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या आपने लिखा था और क्या ये पेमेंट का ट्रेल क्या है? मैं जो असल सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये 480 अरब रुपए क्या स्टेट बैंक ने डायरेक्टली डिसबर्स किया आईपीपीएस को, किसी प्राइवेट बैंक में गए या हुकूमत को पे किए गए या किसी और को पे किए गए, किसी थर्ड पार्टी को पे किए गए? आपके इल्म में कुछ है? क्योंकि आपने प्री ऑडिट तो नहीं किया, लेकिन आर यू अवेयर ऑफ एनीथिंग? इसका ट्रेल क्या हुआ था 480 अरब रुपए का? जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आपको और मुसद्दिक अब्बासी साहब को भी सलाम हो जी। यार ये इशू तो बहुत डिबेट हुआ है और अगर आपका वो कहते हैं ना इंटर चैनल कोई ऐसा इशू ना हो तो मैं इसका क्रेडिट आपके ही एक साथी को जो रऊफ कलासरा के नाम से मशहूर है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत उठाया। लेकिन शुम्य किस्मत जैसे बाकी इश्यूज हैं कि हम कहते तो हैं जी कि इस पे नैब आ जाए, FIA आ जाए, फलां आ जाए, लेकिन मैंने आज तक सुना नहीं है कि किसी को प्रोबेन किया गया हो। मैंने शुरू में कहा था अपनी जान की बाजी लगा के, माइंडन ये लफ्ज़ मेरे नोट कीजिएगा कि मैंने अपनी जान पे बाजी लगाई, अपनी सिक्योरिटी पे बाजी लगाई, मैंने अपनी नौकरी को दांव पे लगाया और मैंने समझा कि ये एक बिगर काज है जिस पे मुझे बोलना चाहिए। मुझे कहीं अखबारी तरीके से पता चला कि 480 बिलियन रुपए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वजारत ख़जाना ने एक ही दिन में, एक ही रात में, या कहते हैं ना यक जुम्बिश कल्म, कि उनको हिदायत कर दी स्टेट बैंकों के आप नेशनल बैंक के अकाउंट में या फला IPPs के 5-7 जो भी थी, हमें तो इल्म ही नहीं था कि उनके अकाउंट में ये 480 बिलियन आप ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, जब मेरे इल्म में आया और मैंने इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया और मैंने वहां सबको बताया कि अगर ये ऐसा हुआ है तो ये फंदा ऐसा आएगा कि किसी के गले में, मुझे नहीं पता किस किस के गले में ये फंदा फिट हो, बट मेरा ख्याल में मेरा ये कहना था कि हुकूमत जी मेरी जान के पीछे। अच्छा, एक चीज, दैट्स अनदर शिप, मैं उसकी डिटेल में कतई नहीं जाना चाहता कि मेरे सर एक सवाल मैं इससे आपके सामने प्लीज सर, ये आप एक जो खतूत हैं जो आपने पंजाब अकाउंटेंट जनरल पंजाब को लिखे थे, जो नॉन लैप्सेबल अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स बनाकर प्री ऑडिट को एग्जेम्प्ट किया जा रहा था उन पेमेंट्स में, वो हमने कुछ दिन कबल दिखाए थे शो में। ये वही तरीकाकार था, यानी ऑडिट को किस तरह से, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने इस वक्त प्री ऑडिट को एग्जाम्प्ट किया था, ये सेम प्रोसीजर इसी तरह इस मामले में भी सामने आया, यही एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि अब चूंकि अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे करा रही है या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर पे करा रही है, तो इनका अकाउंट्स ऑफिस है अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज जी, जो फेडरल अकाउंट्स को डील करता है और फेडरल पेमेंट्स करता है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉल अथराइज करता है। मैंने उस दिन भी आपको यह समझाने की कोशिश की थी कि जब तक अकाउंटेंट जनरल अथराइज ना करे कि जी कि यस फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से मैं अथराइज करता हूं कि इतने बिलियंस फलां को दे दिए जाएं, उस वक्त तक एक पैसा विड्रॉल नहीं हो सकता। अच्छा, आपने भी इनको नेशनल बैंक पता का नाम था कि 480 बिलियन की, अगर नहीं, आपने भी कहा कि नेशनल बैंक में अकाउंट में पेमेंट्स गई हैं या आईपीपीएस को गई हैं, आपके इल्म है कि पेमेंट गई किधर है, ये ट्रेल किधर गया, 480 अरब रुपए कहां गए? जी जी वो पता चला जी, जब ये हमने इसका बाद में स्पेशल ऑडिट करवाया, चूंकि उस वक्त तो प्री ऑडिट तो हमने किया नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं था कि किसके पास गया, कैसे गया, लेकिन मैंने फिर स्पेशल ऑडिट टीम्स मुकर्रर के इसका स्पेशल ऑडिट शुरू कराया। तो हमें बहुत इसमें कह लें
और तकलीफ हुई, हमें बहुत इसमें रोड़े अटकाए गए, हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता था, हमें बहुत सारे मामला, थ्रेट, ये वो सारी बातें, मैं उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मालूम हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जब ये मौजूदा हुकूमत ही आई थी, विद इन 1 वीक उस पिछले सर्कुलर डेट को जो उस वक्त 480 बिलियन हो चुका था, बगैर इमरजेंसी कोई नहीं थी, सवाए इसके कि भाई ये 480 बिलियन देने हैं और कब के देने हैं, 1 हफ्ते में देने, अपना हुकूमत में आकर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, पे करें, कर्जा देना है। सर मैं एक ब्रेक के बाद आता हूं, इसका जवाब लेते हैं। मुसद्दिक अब्बासी साहब से पूछेंगे कि नैब अब तक क्या कर रहा है या क्या करने जा रहा है, क्योंकि फिर दोबारा पेमेंट की बात हो रही है सर्कुलर डेट के हवाले से, और सवाल वही है कि जी किसका किरदार क्या था। ये तो आपने सुना कि 480 अरब रुपए पे किए गए और इलीगली पे किए गए। ऑडिटर जनरल खुद कह रहे हैं इस पर खिलाफ ज़ाब्ता हुए, रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। किरदार किसका क्या था बेनकाब करेंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात और संगीन नौयत के मामला तवानाई के बुरान से मुतल्लिक आखिरकार एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट 480 अरब रुपए की सर्कुलर डेट पेमेंट्स के हवाले से जो बनाई गई, जो मुरतब की गई, उस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए आपके सामने रख रहे हैं। किस तरह इर्रेगुलर पेमेंट्स हुई, आप बहुत से ऐसी पेमेंट्स हुई जो एनटीडीसी को अलाउड नहीं थी बाय द ईसीसी, बहुत सी ऐसी पेमेंट्स हुई जिनके बारे में कहा गया कि खिलाफ ज़वाबित, खिलाफ कवायद हुई, और इंपॉर्टेंट तरीन बात कि प्री ऑडिट नहीं हुआ इन पेमेंट्स का, इस स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया। मुसद्दिक अब्बासी साहब, आप सर नैब में रहे हैं आला ओहदों पे, मुझे बताएं सर नैब आखिर कब इसे टेकअप होगा, ये किस तरह होगा। हमने आखिर भी ये सुना है कि नैब जो है सोच रहा है, इसको वे कर रहा है कि आना जाना चाहिए इस मामले पे या नहीं। और दूसरी बात सर, हम ये सब जानते एक तासुर मजमूई तौर पर है कि बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब जो थे वो कंट्रोल करते थे पावर सेक्टर को, ये एक तासुर है इस बात, ये कि उनके दावे और जिस तरह सियासी बातें वो करते थे और जिस तरह बार बार आते थे टीवी पे पंजाब के वजीर आला। तो सर क्या आपको नहीं लगता क्लियर कट केस है कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, वजीर आला पंजाब तो अभी हैं, ये पूरा अक्यूज की फहरिस्त सामने है मुबैना तौर पर जो है इस पर अपेरेंटली। मुसद्दिक साहब, इसमें जब थोड़ा सा पीछे जाएं, 2012 में जब हुकूमत आई थी तो हुकूमत बड़े वादों के साथ आई थी कि हम लोड शेडिंग को ख़त्म करेंगे जी। आईपीपीज़ के उस सर्कुलर डेट में इतनी ज़्यादा हमारा हमने पे करना था कि गवर्नमेंट को 2 तरह से नुकसान हो रहा था। एक तो आईपीपीज़ जो है प्रोड्यूस नहीं कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी, और ये याद रहे कि जब इलेक्ट्रिसिटी 14 या 15 रुपये यूनिट में आप ख़रीद के सिस्टम में डालते हैं तो उसका जो जीडीपी इम्पैक्ट होता है वो 50 से 60 रुपए तक होता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि मिलें नहीं चल रही थी, लोग गर्मियों के दिन थे, बिजली को तरस रहे थे। तो उसमें जो दूसरा नुकसान ये था कि एक तरफ आईपीपीज़ बंद पड़े हुए थे, एक आइडल कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, वो ये होते हैं कि चाहे प्लांट चल रहा है या प्लांट नहीं चल रहा, आपको एक खास कास्ट पे करनी होती है उस प्लांट को, या आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है। तो एक तरफ बिजली नहीं मिल रही थी, वो नुकसान था, दूसरी तरफ आइडल कैपेसिटी जो है वो चार्जेस चल रहे थे। तो हुकूमत ने डेफिनेटली अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने फ़ौरन डिसाइड किया कि हम इस सर्कुलर डेट से आईपीपीज़ को निकालते हैं ताकि बिजली की तरसील शुरू हो। अभी गलती कहाँ पे हुई? गलती ये हुई कि बहुत सारे प्रोसीजर्स को वायलेट करने के लिए, ताकि प्री ऑडिट ना करना पड़े, कोई हमसे पूछे ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। नो, इमरजेंसी डिक्लेरेशन जो होती है, याद रहे कि वो गवर्नमेंट लेवल पे नोटिफाई होती है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करती है, या इसको एक ख़ास तरीके से या नेचुरल कैलेमिटी होती है, या कहीं पे जानों को ख़तरा होता है, या मुल्क की सालमियत को ख़तरा होता है, या मटेरियल को ख़तरा होता है, जायदाद को, माल, तो इस तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। तो इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करके, उसका बेसिक पर्पज़ ये था कि हमने रूल्स की वायलेशन करनी है। रूल्स की वायलेशन करके फिर उस वक्त क्या हुआ कि आईपीपीज़ को पेमेंट कर दी गई, और इमरजेंसी ने ही इनको कवर दिया कि उन्हें उसका प्री ऑडिट नहीं किया, इनको ऑडिट करना चाहिए था, हालांकि इमरजेंसी कोई नहीं थी। अच्छा, अगर इतना से आईपीपीज़ बंद थी, इतना से उनको पेमेंट नहीं हुई,
तो 2-3 महीने की बात थी, उनको पहले ऑडिट कर लिया जाता कि आया आइडल कैपेसिटी चार्जेस बनते या नहीं बनते, टोटल उन्होंने कितनी पावर जनरेट की, कितनी सिस्टम के अंदर आई, किस हिसाब से उनको पेमेंट करनी है, इसका प्री ऑडिट होना बहुत लाजमी था। पेमेंट किसने करवाई और पेमेंट किसको हुई ये पता करना होगा ना इस पूरे मामले के अंदर। किसने करवाई, 2012-13 में हुकूमत नई आई थी, कौन दावे कर रहा था सब में ज्यादा, ये सबको पता है। पेमेंट किसको हुई ये दूसरा मरहला है, वो भी आप बैंक्स के थ्रू पता बड़े आसानी से ट्रेल ऑफ मनी चेक की जा सकती है। तो सर इट इज अ वेरी क्लियर केस। अगर खिलाफ जवाबित हुआ है तो नैब ने इन 5 सालों में अब तक क्यों कुछ नहीं किया? मुस्तफा इकबाल साहब, बात यह कि नैब ने इसलिए नहीं किया कि ये इरेगुलरिटीज थी, क्रिमिनलिटी नहीं थी। क्रिमिनलिटी तब होती है कि उस पैसे को एम्बेजल कर लिया जाए, किसी को अनड्यू फेवर दिया जाए। अभी बात क्योंकि पहुंच चुकी है कमेटी तक, कमेटी ने एस्टेब्लिश कर लिया है कि नहीं, इसमें सिर्फ इरेगुलरिटी नहीं है जी। इसमें मिसअप्रोप्रिएशन इस हद तक है कि अनड्यू फेवर दिया गया है या ऑडिट के बगैर जितना नहीं देना चाहिए था इतना पेमेंट कर दी गई है। इसका मतलब है इसमें बेनिफिशियरी भी लोग मौजूद हैं और इसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी वाले लोग भी मौजूद हैं। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पैसा डोल आउट किया होगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है, बगैर जो है ना रूल्स ऑफ बिजनेस को फॉलो किए बगैर उन्होंने इसको किया होगा। तो कौन कौन है वो तो आ जाएगा, लेकिन देखना ये है कि क्रिमिनलिटी है या इरेगुलरिटी है। इरेगुलरिटी जो होती है, ऑडिट पैरा जो होते हैं उस पर जल्दी नैब जो है वो केस को टेकअप नहीं करती, क्योंकि ऑडिट पैरा सेटल हो जाते हैं, कभी वो एक लेवल पे होते हैं, दूसरे पे कभी वो पीएसी लेवल पे हो जाते हैं। तो इसलिए जब तक कोई पैरा फाइनलिटी इख्तियार ना कर जाए या एजी ये ना कहे, अकाउंटेंट जनरल ये ना कहे कि ये क्रिमिनलिटी है, वो एफआईआर दर्ज कराए इंडिपेंडेंट अगेंस्ट द डिपार्टमेंट, उस वक्त तक नैब ऑडिट पैरों पे एक्शन कभी नहीं लेती। अभी क्योंकि पीएसी के पास जा चुकी है या जो भी स्टैंडिंग कमेटी है, जब वो रेफर कर देगी और वो देखेगी कि इस एरिया में क्रिमिनलिटी हुई है, ये जो रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है इसमें कैटेगोरिकली जो पॉइंट 8 है इसकी रिकमेंडेशंस का, इसमें लिखा गया द कमिटी विगरसली रिकमेंड्स दैट सिंस देयर एक्जिस्टेड सीरियस नेग्लिजेंस दैट and that inadmissible payments were made without any validation which are of totally illegal nature, illegality का जिक्र किया गया, must be probed in detail by FIA, NAB and responsibility be fixed for these payments on the individual and ministry or its officials। तो ये कहा गया। अच्छा, ये अख्तरबुल्लाह राणा साहब आप ट्रेल बता रहे थे हमें, सिर्फ क्या ये पेमेंट किसको हुई, ये जो बेनिफिशियरी कौन था और किसने की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, शहबाज शरीफ, कोई जो भी है वो तो पता चलेगा मुबैना तौर पे अपेरेंटली जो सामने चेहरे हैं। आपके नजदीक बुल्ला साहब क्या ट्रेल रहा है इसका, इन पैसों का? जी ये बड़ा सिंपल सा है, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह भी रहे थे, कुछ बता रहे थे, लेकिन उनका एक चीज़ों को अप्रिशिएट करने का अपना अंदाज़ा है, हमारा अपना है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और वो पैरा जो ऑडिट रिपोर्ट जो साइंड बाय ऑडिटर जनरल पाकिस्तान हो, इट इज़ अ वेरी अथेंटिक कुजाई जुडिशल फंक्शन ऑफ द ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और वो प्रेसिडेंट को दी जाती है फॉर लेइंग बिफोर द पार्लियामेंट। वो खाली इरेगुलरिटीज हम नहीं कहते, जहां हम एस्टेब्लिश करते हैं कि ये पैसा मिसअप्रोप्रिएट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, स्टेट को लॉस हुआ है, वो क्रिमिनलिटी है। फिर प्लस जिसने ये किया है उसने अपने अख्तियारात से तजावुज किया है, उसके अख्तियार में ही नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके किसी का अख्तियार नहीं है कि वो एक पैसा भी बगैर प्रियारिट कराए किसी को दे दे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसकी ट्रेल है और ट्रेल आगे कोई आसान मुश्किल नहीं है। 7-8 कंपनी थी आईपीपीज की जी, जिनको ये पैसे दे दिए गए कि जी फलां कंपनी को हमने 10 अरब रुपए देना है, किसी को 50 देना है, किसी को 100 देना है, और ये 480 उन 8-9 आईपीपीज का था। ये तो ये जो अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अख्तर साहब, ये जो पेमेंट हुई है, ये पेमेंट डायरेक्ट इन आईपीपीएस के अकाउंट में डिसबर्स हुई है बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी इसमें एजीपीआर का ऑफिस या गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व हुई? आप मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये डायरेक्ट आईपीपीएस को गई है पेमेंट स्टेट बैंक से? नहीं, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व हुई जी, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। जिसके पास ये क्लेम भेजे जाते वो एडमिट करता और वही चेक देता उन कंपनीज को जिनके लिए 10 अरब रुपए देता, वो चेक देता कि जी इनके 10 अरब बनते हैं, इसके 50 अरब बनते हैं, इनके 100 अरब बनते हैं, तो वो चेक देता।
ये ठीक है, मतलब है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने तौर पे पेमेंट दिया, जितना क्लेम आए उन कंपनीज के वो पे कर दिया। अच्छा, एक ब्रेक के बाद मुसद्दिक अब्बासी साहब से आपने क्रिमिनलिटी का जिक्र किया है, तो सर ये अब आपको क्या लगता है और अब लेटेस्ट नैब से क्या है? हमने ये सुना है कि 10 दिन कबल या कुछ दिन कबल ये कहा गया कि नैब इस पर वे कर रहा है इसको कि क्या ये केस आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के जवाब जो आया था सिलसिले में पावर डिवीजन का, उससे भी नैब सेटिस्फाइड नहीं है, ये भी हमारी इत्तला है। इस ब्रेक के बाद मुसद्दिक अब्बासी साहब क्या कहते हैं, अख्तर नाना साहब क्या कहते हैं, अहम तरीन स्कैंडल बेनकाब हो रहा है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन इंकशाफात और एक अहम तरीन मामला आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं। 480 अरब रुपए पेमेंट का मामला है। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, जिस रिपोर्ट के ऊपर सेनेटरी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि इस मामले की तहकीकात FIA और नैब को करनी चाहिए, क्योंकि इसमें खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून, इलीगलिटीज बहुत सारी हैं। और इस पूरे मामले के अंदर जो शख्सियात इन्वॉल्व हैं, जो बेनिफिशरीज हैं इस पूरे मामले के, उनको मंजर आम पे लेके आना चाहिए, उनको बेनकाब होना चाहिए, चेहरों से पर्दे हटने चाहिए। इस रिपोर्ट के अंदर कोई इसमें 8 से 9 पैराज ऐसे हैं इस ऑडिट रिपोर्ट में, जिसके अंदर इन डिस्क्रिपेंसीज इन इर्रेगुलरिटीज का जिक्र किया गया डिटेल के अंदर। और इस पर आज डिटेल में प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। मुसद्दिक अब्बासी साहब साबिक DG नैब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर बुलंद राना साहब साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक अब्बासी साहब, मैं इस बात को पहले ये आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये फिर से हो रहा है सर, और अब कहा जा रहा है कि 80 अरब रुपए कमर्शियल बैंक से या कर्जा लेकर पेमेंट दी जाएगी सर्कुलर डेट की, जो दोबारा पाइलअप हो चुका है, 970 बिलियन कहा जा रहा है। तो सर पहला वाला सेटल नहीं हुआ है, पहले पर इतनी शकूक और शुबहात का इजहार है, और फिर से 80 अरब रुपए लेकर दिए जाएंगे, कितना बड़ा स्कैंडल एक और खड़ा हो जाएगा फिर तो। दरअसल जिस तरह अभी दोबारा आई थिंक IPPs फिर सर्कुलर डेट में जा चुके हैं जी, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि पेमेंट की फिर तैयारियां की जा रही हैं, तो पहली बात तो मैं ये वाजे कर दूं कि AG ऑफिस और नैब के दरमियान शुरू में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब भी कोई ऐसी मिसअप्रोप्रिएशन या एम्बेसलमेंट होगी तो AG जो है वो नैब को इंडिपेंडेंट तरीके से अप्रोच करेगा और नैब उसका कागनिजेंस लेगा। लेकिन मेरे जो 13-14 साल सर्विस थी उसमें सिंगल केस भी कभी AG से नैब में नहीं आया, क्योंकि ऑडिट पैरा जो होते हैं ना, वो लूडो के सांप और सीढ़ी की तरह होते हैं। कभी वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते PAC तक चले जाते हैं, और कभी उनको सांप रास्ते में खा जाता है और वो सेटल हो जाते हैं। अभी जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी ने या PAC ने कह दिया है कि एम्बेजलमेंट इसमें है और नैब इसका कागनिजेंस ले, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि एक गवर्नमेंट की तरफ से रेफरेंस बन जाएगा, तो नैब ने डेफिनेट इंक्वायरी करनी है। अभी अगला सवाल ये पैदा होता है कि आवाज नहीं आ रही, अगर जो फर्दर पेमेंट हो रही है IPPs को, उसमें आई थिंक जो नैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि अगर इस केस को वो इनिशिएट करते हैं तो इसकी लाइट में अंडर द प्रिवेंशन रजीम जो भी कंसर्न क्वार्टर से जो लोग हैं उनको फोरवार्न कर दिया जाए कि आपने जो पेमेंट्स करनी है वो इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके करनी है। अच्छा। वरना आप फिर वायलेशन में जाएंगे और फिर एक और नैब का केस बन जाएगा आप पे। या इवन AG ऑफिस जो है उसको भी अपनी पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए कि प्री ऑडिट के अंदर वो इस चीज को क्लियर उस वक्त तक न करे जब तक प्रोसीजर्स को फॉलो ना किया जाए। लेकिन AG का प्रॉब्लम क्या है, इनके प्री ऑडिट के लोग जो हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, उनके अंदर भी काफी खराबियां हैं। AG ऑफिस एक है, उसके अंदर अकाउंट भी है और ऑडिट भी है। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता, ऑडिट इंडिपेंडेंट होता है और अकाउंट इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट ऑफिस के नीचे होते हैं। तो सिस्टम ये भी फाली है मेरा ख्याल है। AG ऑफिस के नीचे इन दोनों को बिल्कुल AG should look after any one department of the two, और अकाउंट को अलग होना चाहिए। ये तो आप सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की आई एग्री विद यू ओवर हियर, लेकिन मुसद्दिक साहब हमने ये सुना है कि नैब इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने जवाब उनको दिया था, पावर डिवीजन ने इस बारे में, और नैब सेटिस्फाइड नहीं थी, बल्कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में रिसेंटली उनके डायरेक्टर ऑपरेशंस ने कहा कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ पावर डिवीजन, और उस सिलसिले में वो वे कर रहे हैं ऑप्शंस को। व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन दिस? आप क्या सर्कुलर डेट का इस मामले को नैब ने टेकअप ऑफिशियली किया है या नहीं किया, और क्या चेयरमैन नैब सोच रहे करने का? आपको लगता है इस केस में इतनी जान है? देखिए, मेरी ऐसी इंफॉर्मेशन इनसाइड की नहीं है नैब कैसे क्या कर रहा है, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं बड़ी वसूख के साथ
कि अगर एक जगह डैमेज हो चुका है, नुकसान हो चुका है और वहाँ पे स्टेट एक्सचेकर को नुकसान पहुँचाया गया है, तो ये नैब की जिम्मेदारी बनती है कि उसी तरह का दूसरा केस ना बनने दे नैब, और जो पेमेंट होने जा रही है वो इस अंदाज से हो कि वो ट्रांसपेरेंट हो, वो प्री ऑडिटेड हो और जिसका सही ड्यू शेयर बनता है उसको मिले। जो पिछली 480 बिलियंस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, याद रखिए उसमें ऐसे भी इनके नजदीकी लोग थे पावर सेक्टर, दिस पावर कॉरिडोर के लोगों के, कि उनको ज्यादा पेमेंट की गई थी, बाकियों को कम की गई थी। वहां पे भी प्रोटा बेसिस पे पेमेंट नहीं की गई थी, बाजू को 100% कर दी गई थी, बाजू को 30% की गई थी। तो ये भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन थी। तो इस दफा जो होने जा रहा है, मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी बनती है जो भी वॉच डॉग है, उसमें सबसे बड़ा ये पॉइंट रिपीट होने दे। ये जो बात इंपॉर्टेंट है राणा साहब के क्लैरिटी मजीद जो मैं आपसे चाह रहा हूं, जो मैंने सवाल एक दो बार पूछा है उसी की क्लैरिटी अगर हम ये करें, ये पेमेंट्स फिर डायरेक्टली स्टेट बैंक ने डायरेक्टली आईपीपीएस को की है या इनडायरेक्टली हुई है थ्रू द गवर्नमेंट? इस बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि ये बड़े शुकूक व शुबहात है कि कुछ मनपसंद अफराद को हुकूमत की कुछ ऐसी शख्सियात ने कुछ फायदा पहुंचाया है। इस परसेप्शन को क्लैरिटी लाने के लिए मैं ये सवाल आपसे बार बार पूछ रहा हूं, ये क्या आपके इल्म में है कि पेमेंट किस तरह हुई है, या वो तरीका क्या है जिस तरह पता किया जा सकता है कि पेमेंट डायरेक्ट हुई है या इनडायरेक्ट हुई है? अख्तर राणा साहब। मेरे ख्याल में मुझे जरा 2 मिनट दीजिए, मैं आपको समझा दूं छोटी सी बात कि हुकूमत पाकिस्तान के पास एक ख़ास बजट होता है और वो किसी मिनिस्ट्री का कि जी आपने ये खर्च करना है, किसी को सर्विस लेके पे करना है, वो बजट हमारे पास होता है। लेकिन जब हमने ये सर्विस ली मुख्तलिफ IPP से, तो उन्होंने सर्विस दे के अपने क्लेम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के थ्रू भिजवा दिए। अब जब वो इकट्ठे होते रहे तो उन्होंने उठा के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को भेज दिए कि ये टोटल 480 बिलियन हो गई हैं, इनका इंतजाम करें पे करने का। तो जब उन्होंने सोचा कि अब हमें पे करना है या सब चीज़ें मुकम्मल हो गया, तो चूंकि बेनिफिशरीज और कोई नहीं है, आप और मैं नहीं है, सवाए उन IPPs के जिन्होंने ये सर्विस दी थी। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर उनका 1 अरब भी बनता था तो AGPR ने वो 1 अरब ही देना था, 2 अरब नहीं देने थे, और वो भी देना था कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस के मुताबिक। ये नहीं है कि फोटो कॉपी पे दे दिया, फला पे दे दिया। तो इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेवार है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, नंबर 2 मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कहे पर किसी को अरबों रुपए किसी अकाउंट में नहीं डाल सकती। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, मिस यूज ऑफ पावर है, इस पे खुद पर्चा क्या आईनी बगावत है। ये मैंने कहा हुआ है कि ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है। अकाउंट पे जो आप कह रहे हैं, आपने जनरल ऑफ पाकिस्तान के आपने कहा था कुछ देर कबल के नेशनल बैंक के अकाउंट थे, ये प्राइवेट बैंक्स के अकाउंट थे, यानी ये IPPs के अपने पर्सनल अकाउंट थे जिसपे स्टेट बैंक ने आप कह रहे हैं इलीगली और कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करते पैसे ट्रांसफर किए ना। तो ये प्राइवेट यानी जो इन IPPs के अपने ऑफिशियल अकाउंट्स थे उन पर ट्रांसफर होगा ये पैसे डायरेक्टली। सिफान, चूंकि आप डू यू हियर मी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है मुझे आवाज। अख्तर साहब मुझे आवाज आ रही है, आप प्लीज फरमाएं। हेलो सिफान, आपको आवाज आ रही है? जी जी अख्तर राणा साहब मुझे आवाज आपकी आ रही है, आप प्लीज बात कर रहा हूं कि जी अगर आपको आ रही है तो मैं एक्सप्लेन करूं। जी जी करें, आपकी आवाज आ रही है अख्तर साहब, बोले जी। ओके। तो जो इश्यू है वो ये है कि पैसे जरूर दिए जाने चाहिए थे, दिए गए, और लेकिन उसका तरीकेकार गलत है। होता ये था या होना ये चाहिए था कि हमें बताया जाता कि इस कंपनी ने आप हमें इस एग्रीमेंट के तहत 10 अरब रुपए की बिजली दी है, इनको पे किया जाए। हम प्री ऑडिट करके हो सकता है 10 में से 9 पे करते, 8 पे करते, या पूरे 10 कर देते, और उसमें अकाउंट नंबर लिखा होता है कि इस कंपनी के फलां अकाउंट में, तो हम चेक दे देते हैं, और वो पेई अकाउंट का चेक होता है कि उस कंपनी को दे देते हैं कि मास्टर अल्फा कंपनी जो भी है पावर प्रोजेक्ट कंपनी, वो अपने अकाउंट में जमा करा देती है। लेकिन हुआ यह है कि इस तरह हमने ना चेक दिया, ना अकाउंट उसको देखा, ना हमने प्री ऑडिट किया, ना हमें उसकी ऑथेंटिसिटी का पता है, ना उसकी पता है कि इतने ही देने चाहिए थे।
जितने क्लेम आए और वो सेटल हो गए और मिनिस्टर फाइनेंस ने स्टेट बैंक को कह दिया कि 480 अरब रुपए फला कंपनी के अकाउंट में इतने अरब रुपए दे जाए, चूंकि उनका क्लेम आया हुआ है। जब हमने स्पेशल ऑडिट किया तो हमने समझा कि 480 में से 190 बिलियन बिल्कुल इरेगुलर दिए गए हैं, ये कभी भी हम पे ना करते। अच्छा, अब क्यों दिए गए हैं, इसमें क्या मुका हुआ है, कितनी क्या हुआ है, अभी ये इन्वेस्टिगेट करे, चाहे FIA करे। अच्छा, चाहे मुसद्दिक साहब लास्टली में ये बात उन्होंने अहम कर दी है, उन्होंने कहा घपला है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नंबर 1 अक्यूज और नंबर 2 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मुसद्दिक अब्बासी साहब ये कहते हैं, और इसमें बहुत से पसे पर्दा और भी कुव्वतें हम जानते हैं कि कौन कौन दावे कर रहा था लोड शेडिंग खत्म करने के। मुसद्दिक साहब ये 2-3 इंपॉर्टेंट ये नाम लेते हैं, डू यू एग्री विद दिस मुसद्दिक अब्बासी साहब? जी, बात यह है कि देखें पैसा रिकवर कहां से होगा, पैसा रिकवर होगा आपका बेनिफिशियरी से, और बेनिफिशियरी इस केस जी मुसद्दिक अब्बासी साहब पैसा का रिकवर होगा बेनिफिशियरी से। ये नहीं है कि अच्छा पैसा, अच्छा मुझे सिर्फ पैसा देना चाहिए। आवाज भी ओवरलैप हो रही है और टाइम भी इख्तिताम तक पहुंच रहा है, और मैं इसी नोट पर क्योंकि बात हुई है, रिपोर्ट आपके सामने रखी है, दावे बहुत थे शहबाज शरीफ साहब ने किए थे कि 6 महीने में खत्म कर देंगे। आज वज़ीर आला पंजाब है, ये 480 अरब रुपए किसने दिए, कैसे दिए, किस